प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पंचवर्षीय एलएलबी का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जो आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस आप ऐप में भी जाके देख सकते हैं, पूरा सिलेबस मैंने डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और उसमें जो पहला ही टॉपिक है, वो देखिए, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इसमें देखिए 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं केवल इस सेमेस्टर में। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तीसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चौथा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इस तरह आप पूरा देख लेंगे। मैं आज आपको फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, तो आज इस पर ही हम क्लास लेते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है, और एलएलबी के इस विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स पढ़ने की ऐसी क्या आवश्यकता है। आइए समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स तो जनरली सभी पढ़ते हैं। एक ओवरव्यू देने के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को यहाँ पर, कि अगर हम कोई केस में आगे जाते हैं तो जो अर्थव्यवस्था की समझ है वो भी हमें होनी चाहिए। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि हम एलएलबी के विद्यार्थी हैं, हमारा संबंध कानून से है, फिर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? यही आज की पूरी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थशास्त्र है क्या? सबसे पहले एक बहुत सामान्य बात समझिए कि मनुष्य की ज़रूरतें बहुत अधिक हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास उपलब्ध संसाधन बहुत सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के पास 10,000 रुपये हैं, उसके सामने कई ज़रूरतें हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपकी ज़रूरतें ज़रूरी नहीं है अनलिमिटेड हों। बहुत हम लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आवश्यकताएं अनंत हैं। अब देखिए, उसमें ज़रूरत क्या है कि कॉलेज की फ़ीस देनी है, नंबर एक ज़रूरत। नंबर दूसरी ज़रूरत है कि हमको किताबें चाहिए। तीसरी ज़रूरत है हमारी कि हमको मोबाइल चाहिए।
जिससे कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। और 10,000 का तो मोबाइल ही आ जाएगा। कपड़े चाहिए। यात्रा करना है, कहीं जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो ई-रिक्शे का भाड़ा भी देना है। कुछ हम भोजन भी करेंगे तो उसके लिए भी चाहिए। तो हमारे पास 10,000 रुपए थे। व्यक्ति के पास ए पर्सन के पास 10,000 रुपए हैं। इसमें उसको कॉलेज की फीस भी देनी है, किताबें भी लेनी है, मोबाइल भी लेना है, कपड़े भी खरीदनी है, यात्रा भी करनी है, भोजन भी करना है और कुछ मनोरंजन के लिए भी कुछ उसको खर्चा करना है। लेकिन 10,000 का एक ही समय में हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप खर्चा करने जाएंगे तो पता चला 10,000 का सिर्फ मोबाइल ही आ गया। इसलिए उसको चॉइस करना पड़ता है। इसलिए उसको चूज करना पड़ता है कि हम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। इसी को हम सरल भाषा में लिख सकते हैं कि आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं? सीमित साधनों से क्या लिख सकते हैं? सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित चुनाव और संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। उचित चुनाव और संसाधनों के उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र है। इसको आप अपने नोट्स में जहाँ बना रहे हैं उसको उसमें आप इसको नोट कर लीजिए। क्या? कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित चुनाव और संसाधनों के उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र केवल पैसे का अध्ययन नहीं है, यह अध्ययन करता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, संसाधनों का वितरण कैसा हो, कैसे हो, समाज की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। दूसरा ये है, अब इसमें परिभाषाओं में देखिए कई तरह की परिभाषाएं आती हैं। अगर हम परिभाषाओं पे देखें तो इसी मेन बात को कई अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से कहा है। जैसे देखिए, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ। उनका ये कहना है जो एडम स्मिथ हैं वो काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं। तो उनकी जो पुस्तक आई है वो 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित हुई थी। तो उन्होंने मूलतः जो बात कही है वो पूंजीवाद को लेकर कही है कि आप एक चीज़ बनाते हैं, बेचते हैं, कोई दूसरा भी उसी चीज़ को बना रहा है, बेच रहा है। तो उसमें जो कॉम्पिटिशन होना चाहिए वो उन दोनों के बीच होगा, तो प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा। जब हम कोई चीज़ मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो कोई बहुत महंगा दे रहा है, लेकिन दूसरा सस्ता दे रहा है, तो हम सस्ती वाली चीज़ लेंगे, महंगी वाली नहीं लेंगे। या अगर वो महंगा दे रहा है तो क्या उसके अनुसार वो उसमें क्वालिटी दे रहा है क्या? कुछ अलग फीचर दे रहा है क्या? तो इस तरह जो चीज़ें होती हैं वो ये कहते हैं बाज़ार खुद तय कर लेता है, बाज़ार को खुला छोड़ देना चाहिए और बाज़ार खुद अपनी चीज़ें अपने डिमांड के अनुसार चीज़ों को तय कर लेता है। तो उनकी जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो देखिए, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को मुख्य रूप से धन और राष्ट्र की संपत्ति के अध्ययन से जोड़ा। अर्थात उनके लिए महत्वपूर्ण था कि देश की संपत्ति कैसे बढ़ती है और उसका उत्पादन कैसे होता है। तो हम 4-5 परिभाषाएँ देख लेते हैं और इन परिभाषाओं को आप एज़ इट इज़ याद करिएगा। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपका भाव ये है, नहीं, इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ याद करिएगा। Adam Smith, known as the father of modern economics, defined economics as a science which inquires into the nature and causes of the wealth of nations। यही मैंने आपको बताया था अभी कि जो उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वो देश की संपत्ति कैसे बढ़ती है और उसका उत्पादन कैसे होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरा, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को केवल धन का विज्ञान नहीं माना, उन्होंने मनुष्य के सामान्य जीवन और आर्थिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया।
सरल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र मनुष्य के दैनिक जीवन में धन और भौतिक कल्याण से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है। उनके अनुसार इसमें देखिए हम 3-4 तरह की जो बात है आपको बता रहे हैं। ये देखिए यही चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चॉइस और चॉइस मेकिंग। ठीक है ना? दूसरा ये है कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को हम जो डेफिनेशन है उनको हम 5 भागों में बाँट लेते हैं। वो जो है आसान हो जाएगा इस तरह से पढ़ना। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ओइको नॉमी कोस। इसमें देखिए 2 वर्ड हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसमें ओइकोस मीन्स होम एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो इसको आप याद लिख लीजिए। ओइकोस नोमोस, ओइकोनोमिकोस
इकोनॉमिक्स को जो रियल में कहते हैं वो ओइकोनोमिकोस कहते हैं। ये ओइको वर्ड का मतलब होता है होम और नोमोस मतलब मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए इकोनॉमिक्स मीन्स होम मैनेजमेंट। अब देखिए जो इकोनॉमिक्स की जो परिभाषाएं हैं उनको हम 5 भागों में बाँट सकते हैं। भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न तरीके से अपनी परिभाषाएँ दी हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप 1-2 परिभाषा याद कर लें, इन पाँचों को आपको एक क्योंकि 5 अलग-अलग एंगल हैं ये, इनको आपको लगभग-लगभग सभी याद करनी पड़ेंगी। तो पहला देखिए ए नंबर है वेल्थ डेफिनिशन। ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। दूसरा है बी नंबर वेलफेयर। डेफिनिशन। ये 1890 में दी गई थी। ये 1776 में। अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तीसरा है स्कैरसिटी डेफिनिशन। अभी इन डेफिनेशंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये 1932 में दी गई थी। लायोनेल रॉबिन्स। लायोनेल रॉबिन्स। चौथी है ग्रोथ डेफिनेशन। नाइनटीन 48 में पीए सैमुअलसन। पांचवी है जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो एसी दास। इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। इसके हम आगे एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। देखिए ये 5 व्यू हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि किस-किस तरह की परिभाषाएँ। जैसे देखिए एडम स्मिथ की जो दृष्टि है
वो 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी एक पुस्तक थी। उसमें उन्होंने लिखा या प्रस्तावित किया, तो उनकी जो डेफ़िनिशन है, वो मुख्य रूप से देश की संपत्ति कैसे बढ़े, उस पे फ़ोकस करती है। उनको चाहे वो लोगों का शोषण करके आ रही हो संपत्ति, संपत्ति आनी चाहिए, किसी भी तरह से आए, वो एडम स्मिथ और अमेरिका जो है वो एडम स्मिथ के ख़्यालों पर चलता है। तो उसी तरह वहाँ पूँजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, उसके भी जनक जो है एडम स्मिथ माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने मुख्य रूप से धन और राष्ट्र की संपत्ति का अध्ययन किया और उनका मुख्य फ़ोकस होता है कि आप कैसे भी प्रोडक्शन बढ़ाएँ और देश समृद्ध होना चाहिए। He emphasizes the production and growth of wealth as the subject matter of economics. इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं? It takes into account only material goods. ये सिर्फ जो मटेरियल गुड्स हैं, जो पदार्थ है सिर्फ उसकी उनको चिंता रहती है, बाद बाकी किसी चीज़ की उनको चिंता नहीं रहती। Exaggerated the emphasis on wealth. It requires causes behind creation of wealth. अब ये उन कारणों का भी पता लगाते हैं कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो उतना ज़्यादा देश समृद्ध होगा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज ए डिसमिसल और सेल्फिश साइंस। इन्होंने इनका जो परिभाषा है उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरह से सेल्फिश हो जाती है। इट डिफाइंड वेल्थ इन ए वेरी नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। इनको बताया ना कि कोई और मतलब नहीं है, इनको बस प्रोडक्शन से मतलब है, चाहे वो लोगों के शोषण से आ रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, बस प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इट डिफाइंड वेल्थ इन ए वेरी नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनर। इट कंसिडर्ड ओनली मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स। इट गेव एम्फेसिस ओनली टू वेल्थ एंड रिड्यूस्ड मैन टू सेकेंडरी प्लेस। व्यक्ति दोयम है, पहले वेल्थ वो प्रथम है। तो इनकी परिभाषा जो है वो थोड़ी गलत वे में भी ली जाती। दूसरा जो वेलफेयर डेफिनेशन है जो 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, वो उस पर एक बार देख लेते हैं। मार्शल की जो डेफिनेशन है उसमें Alfred Marshall stated that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well being. It is on one side a study of wealth and on the other side a study of human welfare based on wealth. अल्फ्रेड मार्शल ने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर इट इज प्राइमली द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, नॉट ओनली वेल्थ, इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. इट इज ऑन वन साइड a study of wealth and on the other side the study of man. It takes into account ordinary business of life. It is not concerned with social, religious and political aspect of man's life. It emphasizes on material welfare, human welfare which is related to wealth.
It limits the scope to activities amendable to measurement in terms of money. इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को केवल धन का विज्ञान नहीं माना। उन्होंने मनुष्य के सामान्य जीवन और आर्थिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के दैनिक जीवन में धन और भौतिक कल्याण से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसलिए मार्शल के विचार में मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, अर्थात धन साधन है, मनुष्य उद्देश्य है। तीसरा जो हमने परिभाषा देखी थी वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड है। 1932 में ये परिभाषा दी गई थी। लॉयन लियोन रॉबिन्सन की परिभाषा। लियोन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी और चॉइस से जोड़ा। सरल रूप में मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। यही आर्थिक समस्या है। अनवांटेड वांट अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अल्टरनेटिव यूजेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हो गई हमारी तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा जो है वो ग्रोथ डेफिनेशन। पीए सैमुअल्सन। पीए सैमुअल्सन ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि समाज अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करता है, जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। इनकी जो परिभाषा है वो लियोन रॉबिन्सन की परिभाषाओं से कुछ मिलती-जुलती परिभाषा है। सैमुअल्सन की परिभाषा में बताती है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और यह मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए कैसे करता है। यह सब हमें रॉबिन्सन की परिभाषा में भी मिलता है, लेकिन सैमुअल्सन एक कदम आगे बढ़कर इस बात पर चर्चा करते हैं कि समाज विभिन्न लोगों या समूहों के वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। दूसरी जो हमारी परिभाषा थी दूसरी जो हमारी परिभाषा थी वो
एसी दास, मॉडर्न डेफिनेशन जो 2011 में दी गई, वो एसी दास ने दी। एसी दास की क्या परिभाषा है? दास द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें देखिए क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस और चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस और चॉइस मेकिंग। इसको हम एक पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं।
इसको हम एक पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ चॉइस और चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग is relevant for every individuals, families, societies, institutions, areas, states, and nations for the whole world. Hence, economics has wide applications and relevance to all individuals and institutions. Meaning of the word economics. The word economics originates from the Greek word oikonomikos. The Greek word has two parts. Oikos means home, nomos means management. Economics means home management. In other words, economics comes from an ancient Greek word oikonomikos or oikonomia. Oikonomikos literally translates to the task of managing a household. Economics emerged as a subject with high level of applications in all other disciplines due to its basic principle of choice making for optimization with the given resources of scarcity and surplus. डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए आप डेफिनेशंस हैं, इसमें मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको आप अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिए। ए साइंस विच रिक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की परिभाषा है। इनके कुछ फीचर हैं परिभाषा के। इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली मटेरियल गुड्स, exaggerated the emphasis on wealth, it acquires the causes behind creation of wealth. इसके बाद ये क्रिटिसिज्म भी हैं इनके कुछ। द वेल्थ सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिमिटेड टू इट्स स्कोप एज ए सब्जेक्ट and was seen as a narrow and inaccurate. Smith's definition forced the subject to ignore all non-wealth aspects of human existence. Smithian definition overemphasized the material aspect of well-being and ignored the non-material aspect. It was assumed that human beings acted as a rational economic agent who mindlessly strived to maximize their own well-being. इनका मतलब है कि बस आप खुद पैसा कमाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए और बाद बाकी किसी एस्पेक्ट से इनको कोई मतलब नहीं है। स्मिथियन डेफिनेशन प्रिवेंट्स दिस सब्जेक्ट फ्रॉम exploring the concept of resource scarcity. The allocation and use of scarce resources are seen as a central topic of analysis in modern economics. इसके बाद जो है अल्फ्रेड मार्शल की मैंने आपको परिभाषा बताई ही है कि ये जो है जो हमारा सामान्य जीवन है उसकी परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। British economist Alfred Marshall defined economics as the study of man in the ordinary business of life. Marshall argued that the subject was both the study of wealth and the study of mankind. He believed it was not a natural science such as a physics or chemistry, but rather a social science. British economist Alfred Marshall defined economics as a study of man in the ordinary business of life. Marshall argued that the subject was both the study
of mankind. He believed it was not a natural science such as physics or chemistry rather than social science. अब इसके बाद ये characteristics हैं. It is primarily the study of mankind. It is on the side of wealth and on the side of study of men. It takes into account ordinary business of life. It is not concerned with social, religious, and political aspect of men's life. It emphasizes on material welfare, human welfare, which is related on the wealth. इसके बाद इनका जो क्रिटिसिज्म है वो भी है थोड़ा. Marshallian definition, like the Smithian definition, ignored the problem of scarce resources which possess unlimited potential uses. Marshall's definition restricted economics as a subject to only analyze the material aspect of human welfare. Non-material aspects of welfare were ignored. Critics of the Marshallian definition asserted that it was difficult to separate material and non-material aspects of welfare. The Marshallian definition does not provide a clear link between the acquisition of wealth and welfare. Critics claim that it is left the subject in a state of perpetual confusion. For instance, there are plenty of activities that might generate wealth but that can reduce human welfare. दूसरा जो हमारा लियोन लियोनेल रॉबिन्स एन essay ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने जो है बुक्स लिखी हैं. व्हाट इज स्कैरसिटी? लैंड, लेबर, कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम, वर्चुअली अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. तो एक स्कैरसिटी हो रही है, एक भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएँ. तो उसको देखिए कैसे. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. कई सारे जो संसाधन हैं वो खत्म होने लगते हैं, तो हमारे मन में एक ये रहता है कि अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ शोषण करना है, पैसा कमाना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कोई चीज़ क्या खत्म हो रही है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए खत्म हो रही है, कोई मतलब नहीं हमें, हमें बस दोहन करना है. हो सकता है वो आगे अ, खत्म ही हो जाए, लाइफ टाइम के लिए कभी खत्म ही हो जाए, मान लीजिए कि उगे ही ना दोबारा, या कुछ पेट्रोल है, डीज़ल है, तो उनको बस दोहन करते जाना है, दूसरे सोर्सेज़ का हमें नहीं सोचना है. तो इन्होंने ये बोला है कि जो इकोनॉमिक्स एज़ अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज़ एलोकेशन ऑफ स्carce रिसोर्स विथ काउंटलेस पॉसिबल यूजेस. In 1932, an essay on the nature and significance. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Economics is a positive science. New concept, unlimited ends, scarce means, and alternate uses of means. It emphasis on choice, a study of human behavior. Robinson definitions of transform this subject from a normative social science into a positive science with an undue emphasis on individual choice. His definition prevents the subject from analyzing topics such as social choice and social interaction theory, which are important topics within modern macroeconomics theory. A Robinson definition prevents it from analyzing macroeconomic concepts such as national income and aggregate supply and demand. Instead, economics was merely used to analyze the action of individuals using Styles mathematics models. पॉल सैमुअल्सन की जो हमने बताई थी उनकी डिफिनीशन है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for
consumption now and in the future among various persons and groups of society. The definition introduced the dimension of growth under scarce situation. सैमुअल्सन की जो परिभाषा है उसमें हम देख सकते हैं सैमुअल्सन की जो परिभाषा है वो ये करती है characteristics देख लेते हैं. It is merely concerned with the allocation of resource but also with the expansion of resources. It analyzes how the expansion and growth of resources to be used to cope with increasing human wants. It is more dynamic approach. It considered the problem of resource allocation as a universal problem. It focuses on both production and consumption activities. It is comprehensive in nature as it is both growth oriented as well as future oriented. It incorporated the features of all the earlier definitions. जिस तरह उन्होंने जो पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भय जताया था कि अदर अदर अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना चाहिए, तो इन्होंने एक नई बात कही कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज़ with or without the use of money to employ scarce productive resource which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and group of society. एक ही चीज़ है, वो कई सारे उसके यूज़ हो सकते हैं, कई लोगों में वो बाँटी जा सकती है और कई बार यूज़ हो सकती है, तो इस तरह के उपयोग पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, इसके बाद एक जो परिभाषा बची हुई है, वो दास की परिभाषा बची हुई है। दास ने क्या कहा कि एसी दास से नो जो जो परिभाषा बची हुई थी उसको हम देख लेते हैं एक बार। एसी दास की जो परिभाषा है स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ चॉइस है बाय मेकिंग इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, nations and globe under conditions of scarcity and surplus toward maximizing benefit and satisfying the unlimited present and future needs. इसको हम देख लेते हैं एक बार।
एसी दास की जो परिभाषा है, ये देखिए, मॉडर्न डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एसी दास। The study of choice making by individuals. The study of choice making by individuals, institutions, societies, nations, and globe under conditions of scarcity and surplus towards maximizing benefits and satisfying the unlimited present and future needs. In short, the subject economics is defined as a study of choice by all in maximizing production and consumption benefit with the given resources of scarce and surplus for present and future needs. इनके देखिए फीचर क्या हैं? इट टेक्स into account all the earlier definitions on economics. It covers both micro and macro aspect of economics. It considers both production and consumption activities. It emphasizes choice making definition as crucial in economics. It aims at obtaining maximum benefit with given resources. It is suitable in condition of both scarcity and surplus. It takes into the account the present and future. टाइम डेफिनेशन। आज हमने इस क्लास में मुख्य रूप से 5 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन किया और आगे की क्लास में फिर हम डेवलपमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और बातों पर चर्चा करेंगे। आपने ये पूरा वीडियो यदि देखा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य अपने मित्रों तक भी भेजें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।